हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को हिंदी साहित्य सीरीज पढ़ा रही हूं। तो जो भी स्टूडेंट अपने CUT PG UGC हिंदी नेट TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या फिर जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आप सभी के लिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त को लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब है तृतीय दृश्य। इसमें चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनाना और नंद का विनाश करना, चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा के द्वारा राजा के रूप में स्वीकार करना, ये जो घटनाएं हैं हमें तृतीय दृश्य के अंतर्गत दिखाई देंगी। अब हम तृतीय दृश्य को पढ़ते हैं। तृतीय दृश्य में 9 दृश्य है और इसमें एक गीत है। पहला जो दृश्य है उसका जो स्थान है वो है पश्चिमी सीमा तट। उसी समय एक चर प्रवेश करता है जो चाणक्य की योजना के अनुसार बतलाता है कि नंद ने आपसे मिलकर कुचक्र रचने के कारण सुवासनी को अभियुक्त बनाकर कारागार में डाल दिया है और विद्रोह के अपराध में राक्षस को बंदी बनाकर लाने वाले को पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। राक्षस चाणक्य के विलक्षण बुद्धि से पराभूत होता है। तो ये जो घटना है हमें पहले दृश्य के अंतर्गत दिखाई देती है जिसमें चाणक्य की योजना के अनुसार जो चर है वो प्रवेश करता है और बताता है कि नंद ने क्या किया है। नंद ने एक कुचक्र रचा है जिसके कारण सुवासनी को बंदीगृह में डाल दिया है और उसके विरोध के अपराध में राक्षस को भी क्या कर दिया है, बंदी बनाने के लिए कहा है और जो उसको बंदी बनाकर लाएगा उसके लिए पुरस्कार की घोषणा भी कर दी है। तो ये घटनाएं हमें इसमें दिखाई देती है। दूसरा दृश्य कहाँ का है तो यह है रावी तट पर उत्सव शिविर का है। पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए अलका द्वारा किए गए अपमान पर क्या है, खींच जाता है और आत्महत्या करने का प्रयास करता है। उसी समय चाणक्य उसे रोक लेता है। वहीं पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त की महत्ता स्वीकार करता है, यानी कि चंद्रगुप्त के महत्व को वो समझ जाता है और उसके महत्व को वो स्वीकार कर लेता है। राक्षस चाणक्य के बीच में क्या होती है, बातचीत होती है। वह राक्षस के कोमल अंग पर प्रहार करके वाक चतुराई से उसकी उंगली से मुद्रा ले लेता है। राक्षस और चाणक्य के बीच में क्या होती है, वार्तालाप होते है। और जो चाणक्य है वो क्या है, बातें करने में बहुत ही चतुर है और वो अपनी उसको बातों में उलझा लेता है राक्षस को और उसकी उंगली से क्या है, मुद्रा ले लेता है। कल्याणी मगध की ओर प्रस्थान कर जाती है। तीसरा दृश्य है रावी नदी के तट पर यवन सेनापति सिकंदर को विदा करने के लिए चाणक्य, पर्वतेश्वर, सिंहण, अलका, मालविका, आम्बिक आदि उपस्थित हैं। सिकंदर चंद्रगुप्त को सम्राट होने से पहले ही क्या दे देता है, बधाई दे देता है। अंत में चाणक्य को धन्यवाद करता हुआ सिकंदर कहता है कि मैं तलवार खींचे भारत में आया और हृदय देकर जाता हूँ। वो क्या कह रहा है सिकंदर कि मैं तलवार खींचे भारत में आया था, यानी कि मैं युद्ध करने के लिए भारत में आया था, लेकिन मैं अपना हृदय देकर, अपना दिल देकर के यहाँ से जाता हूँ। चौथा दृश्य है पथ में राक्षस को यथातथ्य वस्तु स्थिति का भान होता है। चाणक्य का रचा हुआ सब षड्यंत्र उसको समझ में आ जाता है। किसको, राक्षस को। सिंहण और अलका का प्रवेश भी मगध शासन की चिंता में होता है, यानी कि मगध शासन की चिंता के लिए अलका और सिंहण भी आ जाते हैं। पर्वतेश्वर सब प्रतिज्ञा अनुसार मगध जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूर की सूझ रखने वाला चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध जाने से रोक देता है, यानी कि उसको पहले स्थिति का भान हो जाता है जिसके कारण चाणक्य चंद्रगुप्त को वहां जाने से रोक देता है और अंत में चाणक्य सभी को आश्वस्त कर देता है। अब पांचवा दृश्य क्या है, पांचवा जो दृश्य है स्थान है मगध में नंद की रंगशाला का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है पांचवें दृश्य के अंतर्गत। और नंद और सुहासिनी का वार्तालाप होता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। नंद का हृदय भी आशंकित हो रहा है, इसलिए वो क्या है, दुखी है। उसके कथन से यह सूचना मिलती है कि उसने सेनापति मौर्य को आजीवन अंधकूप
का दंड दिया है, यानी कि अंधेरे कूप में डाल देने का जो दंड है वो उसको दे दिया है। सुवासिनी प्रत्यक्ष रूप से राक्षस से प्रेम करती है। नंद के घृणित विचारों की सीमा में वह नहीं आ सकती। संकट के समय में उसका प्रेमी अमात्य राक्षस ही सुवासिनी की रक्षा करता है। वही सुवासिनी गीत गाती है, और वो गीत कौन सा है? आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा है। तो ये जो गीत है वो सुवासिनी के द्वारा गाया जाता है। जो छठा दृश्य है, इस दृश्य में हमें कुसुमपुर का प्रांत दिखाई देता है। मगध के शासन के परिवर्तन का परोक्ष पर्यटन दिखाई देता है, और चाणक्य को मगध पर विजय करने में पूर्ण विश्वास है। कुसुमपुर को देखकर उसकी बाल स्मृतियां जागृत हो उठती हैं। किसकी? चाणक्य की। कुसुमपुर को देखकर चाणक्य की जो बचपन की स्मृतियां हैं, बचपन की यादें हैं, वो सामने आ जाती है, उसको याद आने लगती है। वह एक लंबा स्वागत कथन कहता है। एक सुरंग तोड़कर अंधकूप से सटकार का निष्कासन होता है, यानी कि एक अंधेरी सुरंग को तोड़ करके अंधेरी कुएं से जो सटकार निकलता है। सक्टार की वेदना भरी अभिव्यक्ति के बाद सक्टार और चाणक्य मगध शासन को उलट देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। अब सातवां जो दृश्य है वो हमें दिखाई देता है कहाँ का? नंद के राज मंदिर के प्रकोष्ठ में विचार मगन नंद को एकांकी दिखाया गया है। अब जो है नंद का राज मंदिर हमें दिखाई देता है, जहाँ पर नंद जो है क्या है? विचारों में डूबा हुआ में अकेला दिखाई देता है। उसी समय वर रुचि के साथ चंद्रगुप्त की माता अपने पति और पुत्र के प्रति न्याय की याचना नंद से करने आती है। अब इस दृश्य में हमें कौन दिखाई देता है? चंद्रगुप्त की माता आती है, जो अपने पति के लिए और पुत्र के लिए न्याय के मांगने के लिए कहाँ आती है? नंद के पास आती है, पर वह उसकी नहीं सुनता है। रोष भरी सेनापति मौर्य की पत्नी नंद को जारज पुत्र और रक्त रंगे हाथों महापद्म नंद को हत्यारा कहती है। नंद जो उसे अपमानित करना चाहता है, वरुचि उसकी रक्षा करना चाहती है। अब जो नंद है वो चंद्रगुप्त की माँ का अपमान करना चाहता है, लेकिन जो वरुचि है वो उसको रोक लेती है, उसकी रक्षा करती है। तभी नंद उन दोनों को षड्यंत्रकारी समझकर बंदी गृह में डलवा देता है। इसी आरोप में मालविका भी क्या हो जाती है? बंदी की जाती है। अंत में नंद विचलित भाव में सोचता हुआ मंच पर रह जाता है। अब आठवां दृश्य कहाँ का है? आठवां दृश्य कुसुमपुर के प्रांत भाग के पथ में पर्वतेश्वर सीमा प्रांत की सूचना चाणक्य को देता है। द्वंद्व युग में फिलिप्स मारा जाता है। अब सिकंदर के मर जाने की सूचना भी मिलती है। उसी समय अलका आकर नंद के प्रकोष्ठ में हुई घटनाओं की सूचना किसको देती है? चाणक्य को देती है कि नंद के प्रकोष्ठ में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, वो सभी सूचनाएं वो उसको देती है। उसी समय घटनास्थल पर कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त भी आ जाता है। सक्टार से रक्षा का भार चंद्रगुप्त लेता है, यानी कि वो सक्टार से रक्षा करने का जो भार है कौन लेगा? चंद्रगुप्त लेगा, कि वो उसकी रक्षा करेगा। दृश्य के अंत में वरुचि और चाणक्य की परिस्थिति जन्य बातें होती हैं। अब नवा दृश्य जो है उसके अंतर्गत क्या है? नवे दृश्य के अंतर्गत नंद की रंगशाला है, जहाँ पर सुवासिनी और राक्षस दोनों बंदी वेश में प्रवेश करते हैं। पात्र के संबंध में राक्षस नंद को विश्वास दिलाता है कि यह पात्र उसका लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये पत्र, कि अपने पत्र, उस पत्र के तरफ क्या विश्वास दिलाता है कि ये जो पत्र है वो उसका लिखा हुआ नहीं है, ये पत्र उसने नहीं लिखा है। नंद के ऊपर अनेक अपराधों के प्रबल आरोप लगाए जाते हैं। चाणक्य आकर अपनी खुली हुई शिखा दिखलाता है, और अंत में नंद अपनी बेटी कल्याणी को सामने देखकर क्षमा मांगता है, पर इतने में ही सक्टार उसका वध कर देता है। उसी समय सर्वसम्मति से चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। इसी दृश्य में सभी क्या है? सम्राट की जय का घोष करते हैं। अब जो चतुर्थ अंक है, अब उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उसको भी हम देख लेंगे। पर्वतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, सभी आंतरिक विद्रोह को चाणक्य समाप्त कर देता है। राक्षस और सुवासिनी और चंद्रगुप्त और कार्नेलिया इनका विवाह हो जाता है। उसके बाद चाणक्य राजनीति से विश्राम ले लेता है, यह कहकर कि वे चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता है। अब चतुर्थ दृश्य में कितने दृश्य हैं? चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं, और इसके अंतर्गत 7 गीत हैं।
चलिए हम अपने चतुर्थ अंक को पढ़ लेते हैं। पहला दृश्य है मगध का राजकीय उपवन। उसमें विचार मगन कल्याणी प्रवेश करती है। पर्वतेश्वर, चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है। इस दृश्य में कल्याणी एक गीत गाती है और वो गीत कौन सा है? वो गीत है सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में, रह न जाए वे अपने वश में, रूप रसी इस व्यतीत हृदय सागर को बहला दो। तो ये जो गीत है ये किसके द्वारा गाया गया है? तो वो कल्याणी के द्वारा गाया गया है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस जो नाटक में गीत आए हुए हैं तो उनको भी याद करते हुए चलेंगे कि कौन सा गीत किसके द्वारा गाया गया है, क्योंकि गीतों से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये जो गीत है वो किसने गाया है, या इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। गीतों को एक तरफ रख देते हैं और जो गाने वाले को एक तरफ रख देते हैं और उसको मिलाना होता है। तो जब तक हमें याद नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन गीतों को याद रखेंगे कि कौन सा गीत किसने गाया है। अब जो दूसरा दृश्य है अब हम उसको देख लेते हैं कि पथ में राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप होता है। पिता की प्राप्ति होने पर सुवासिनी पुनः उसकी संरक्षता में जाने के लिए उत्सुक दिखाई देती है, यानी कि अपने पिता के पास जाना चाहती है। इस पर राक्षस को चाणक्य के प्रति उसकी शंका होती है। यहाँ नेपथ्य से गीत की आवाज आती है, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। तो ये गीत कौन से दृश्य में है? दूसरे दृश्य में है। अब तीसरा दृश्य है, यह मगध की आयोजित परिषद ग्रह का दृश्य हमें दिखाई देता है। किसके अंतर्गत? तीसरे दृश्य के अंतर्गत। और राक्षस क्या होता है? राक्षस चाणक्य के द्वारा विजय उत्सव नहीं मनाने की आज्ञा का विरोध करता है। कि कैसे? कलापूर्ण ढंग से करता है। वो जो परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या करता है? उकसाता है और तटस्थ बने रखने की परवारी अपनाता है और उनको उकसाकर एक तरफ हो जाता है। मौर्य सेनापति और उसकी पत्नी प्रत्यक्ष ही उत्सव नहीं मनाने का कारण चाणक्य से पूछती है। ये क्या है कि जो मौर्य है और उसकी जो पत्नी है वो क्या करती है? उत्सव नहीं मनाने का, कि उत्सव क्यों नहीं मनाना है उसका कारण किससे पूछती है? चाणक्य से पूछती है। चाणक्य और सुवासिनी का वार्तालाप होता है जो चाणक्य के हृदय पक्ष का घोतक करता है। चर के आगमन से सैलुकस के पुनः आक्रमण की सूचना मिलती है। साथ ही यह भी पता चलता है कि सुदूर दक्षिण में जाने के लिए उसे चाणक्य की आज्ञा नहीं थी। अब हम अपने चौथे दृश्य को देख लेते हैं। आज प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त और कुमारी मालविका का वार्तालाप होता है। उन दोनों की बातों से उनके हार्दिक जो पक्षों का अभिव्यक्तिकरण होता है, यानी कि उनके मन में जो बातें चल रही है, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति जो भावना है, जो विचार है, उनका हमें पता चलता है। मालविका के इस कथन से कि आज शयन में घातक आएंगे, उसके जीवन के प्रति पाठक व्यतीत होने लगते हैं। और मालविका क्या है? गीत गाती है। कौन सा? बज रही बंसी आठों धाम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की। और इस दृश्य में एक गीत और गाया जाता है। अब पांचवा जो दृश्य है वो प्रभात राज मंदिर के प्रांत भाग में विचार मगन चंद्रगुप्त दिखाई देता है। राज मंदिर में कौन है दिखाई दे रहा है? हमें चंद्रगुप्त दिखाई दे रहा है, जो विचार विमर्श से घिरा हुआ है, विचारों में घिरा मगन है। चाणक्य से चंद्रगुप्त अपने माता पिता के निर्वासित होने का कारण पूछता है। तब चंद्रगुप्त यह कहता है कि यह अक्षुण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं। तभी चाणक्य का ब्राह्मणत्व जाग उठता है और वह अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हुए कि उसकी वह वास्तविक स्थिति क्या है, और वहाँ से वो चला जाता है। उसी समय सिंघन मालविका की हत्या की सूचना किसको देता है? चंद्रगुप्त को देता है। और चाणक्य के चले जाने की सूचना पाकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब जो छठा दृश्य है वो सिंधु तट पर एक पर्णकुटी में चाणक्य कात्यायन में स्थितिक विषय वार्तालाप होता है। चाणक्य कात्यायन को मगध जाने की सलाह देता है। कात्यायन यह भी सूचना देता है कि यवन बाला कार्नेलिया पूर्ण रूप से आर्य संस्कृति से निशानत है। चंद्रगुप्त और
अम्बिक के वार्तालाप से यह ज्ञात होता है कि अम्बिक अपने दोस्त की कालिमा पश्चाताप के जल से प्रलक्षित करते हुए प्रतिशोध लेने की सामर्थ्य समेटे हुए हैं। अब उसके वार्तालाप से बातचीत से क्या पता चलता है कि अम्बिक अपने दोस्त की कालिमा, यानी कि उसने कोई दोष किया है और उसकी जो कालिमा है, यानी कि उसके अंदर क्या है, ग्लानि है उस दोष को लेकर के, और उसका वो पश्चाताप के जल से क्या कर रहा है, प्रक्षालित करते हुए, यानी कि जल से उसको धोते हुए प्रतिशोध लेने की जो भावना है वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। उसी समय देशद्रोह की मसी से कलंकित अम्बिक की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अग्नि अलका नागरिकों की भीड़ में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान कौन सा, हिमाद्री तुंग सुरुंग से प्रभुत सुध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, गाती हुई आती है। अब ये कौन गा रहा है, ये अलका गा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रीय भावना है और वो अपने देश से प्रेम करती है, इसी कारण वो इस गीत को गाती हुई आती है। सजल नेत्रों से अपने हृदय के एक कोने को आज अंतिम बार चाणक्य अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कर्तव्य की बलि चढ़ा देता है। अब 7वें दृश्य के अंतर्गत क्या है, तो इसमें कपीसा के अलेक्जेंड्रा का राज मंदिर में कार्नेलिया और राक्षस की बातचीत होती है। कार्नेलिया राक्षस को क्या बताती है, देशद्रोही बताती है। उसी समय राक्षस के चले जाने पर कार्नेलिया सेल्यूकस से राजद्रोही एवं राक्षस तुल्य राक्षस से पढ़ने से स्पष्ट इनकार कर देती है। 8वां दृश्य क्या है, 8वें दृश्य में पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक का प्रवेश होता है। वह स्वयं ही सम्राट से सैनिक बनना स्वीकार करता है, क्योंकि सिंहण ने बलाधिकृत का पद संभालने से मना कर दिया है। अतः वह पद भी चंद्रगुप्त लेकर और सक्टार के नाम एक पत्र लिखकर एक सैनिक को मगध भेज देता है। 9वां दृश्य में ग्रीक शिविर कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी एलिस का वार्तालाप, पश्चाताप बंदी रूप में आई सुवासनी कार्नेलिया की सहायता से उसकी सखी बन जाती है। सुवासनी स्मृति को प्रेम के क्षेत्र में अपनी अनुमति जन्य भावना काव्य के साथ दार्शनिकता लेकर प्रकट हुई है। सुवासनी स्मृति को प्रेम का प्राण और कार्नेलिया निष्ठुर मानती है। अपने पिता के मुख से चंद्रगुप्त की सेना पर आक्रमण की बात सुनकर कार्नेलिया उसका विरोध करती है। अंत में सुवासनी एक गीत गाती है, और वो गीत कौन सा है, सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी। और इसी के साथ ये जो दृश्य है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 10वां दृश्य क्या है, 10वें दृश्य में प्रारंभ में युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहण का वार्तालाप दिखाई देता है। सिंहण के द्वारा यह सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने प्रचंड आक्रमण किया है, जिससे यवन सेना थर्रा उठी है। वीर सिंहण अपने आप को युद्ध में सम्मिलित होने से नहीं रोक पाता है, इसलिए वह चाणक्य से आज्ञा मांगता है। इसी समय चाणक्य भविष्य की सभी घटनाओं की सूचना चाणक्य को देकर क्या करता है, विदा करता है। प्रतिशोध लेते हुए सेल्यूकस के आघातों से अम्बिक की मृत्यु हो जाती है। इस अवसर पर सिंहण चंद्रगुप्त की सहायता करता है। अब जो 11वां दृश्य है उसमें जान लेते हैं कौन सी घटना घटी है। शिविर के भाग में राक्षस और सुवासनी का वार्तालाप होता है। भयभीत सुवासनी को लेकर राक्षस वहां से भाग निकलता है। कार्नेलिया को पता चलता है कि विजेता सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त के हाथों पराजित हो गया है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर बंधन मुक्ति की घोषणा करते हुए प्रस्थान करता है। अब 12वां दृश्य कौन सा है, साइनवर्टिस और मेगास्थनीज के वार्तालाप से पता चलता है कि समस्त ग्रीक शिविर बंदी है। मालवा और तक्षशिला की सेना घेरा डाले हुए है। उधर सेल्यूकस के सीरिया पर मेंटिगोनस ने आक्रमण किया है। इस परिस्थिति में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ संधि करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ संधि कर ले। भारत के लिए कन्या का दान सेल्यूकस के लिए असंभव है, फिर भी चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पूर्व परिचय संभावना प्रदान करता है। साथ ही सेल्यूकस यह बताता है कि कार्नेलिया ने इस युद्ध में अनेक बाधाएं उपस्थित की हैं, किंतु जब सेल्यूकस उसी के मुख से यह सुन लेता है कि मैं स्वयं पराजित हूँ, तब उसे कार्नेलिया के प्रेम का परिचय हो जाता है और वह अपनी बेटी से कह देता है कि तू ही भारत की सम्राज्ञी होगी।
अब 13वां दृश्य क्या है? 13वें दृश्य में दंडायन के तपोवन में ध्यानस्थ चाणक्य के निकट राक्षस और सुवासिनी का वार्तालाप हमें दिखाई देता है। सुवासिनी सत्य परामर्श एवं तपोवन के पवित्र वातावरण के प्रभाव से राक्षस चाणक्य से अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाता है। चाणक्य का स्वागत कथन प्रकृति के संस्पर्श से आनंद सागर में डूबा हुआ प्रतीत होता है। उसी समय सेनापति मौर्य अपने प्रतिशोध और चंद्रगुप्त के निष्कंटक राज्य के लिए चाणक्य की हत्या करना चाहता था कि सुवासिनी ने इस प्रकार का घृणित कार्य करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु के सम्मान में अपने पिता को अपराध का दंड देना चाहता है, पर विशाल हृदय वाला चाणक्य उसको क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। इसी समय वह मंत्री पद राक्षस को प्रदान करता है। चाणक्य को छोड़कर सबका राजप्रसाद की ओर प्रस्थान हो जाता है, यानी कि चाणक्य को छोड़कर सभी जो है कहाँ चले जाते हैं? राजमहल में चले जाते हैं। अब 14वां दृश्य है, चौथे अंक का अंतिम दृश्य है, और इस दृश्य में क्या है कि फल को भोगने वाले चंद्रगुप्त को क्या है? सिंहासन पर बिठा दिया जाता है और संधि की शर्तों में सेल्यूकस सहर्ष अपनी पुत्री कार्नेलिया को भारत सम्राज्ञी बनाने के लिए सर्वसम्मति प्रदान करता है। जैसे ही बुद्धि सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को सेल्यूकस देखने की इच्छा प्रकट करता है, वैसे ही चाणक्य प्रवेश करता है और मंगल कामना करता हुआ ग्रीक गौरव लक्ष्मणी कार्नेलिया को भारत की कल्याणी बनाने के लिए प्रार्थना करता है। सेल्यूकस सहर्ष स्वीकार कर लेता है, यानी कि जो सेल्यूकस है वो मतलब खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का प्राणी ग्रहण होने के पश्चात मुंदित हुए चाणक्य का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य का उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है। इस नाटक में प्रेम के लिए त्याग के भाव को दिखाया गया है। तो इस चंद्रगुप्त नाटक में क्या है? चंद्रगुप्त नाटक में जो मौर्य साम्राज्य है उसका उत्थान होता है, और जो मगध का राजा है घनानंद उसके पतन की कहानी इसके अंतर्गत दिखाई गई है। और ये जो कहानी है वो चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है, यानी कि चाणक्य का प्रतिशोध भी इसमें वर्णित होता है। और इस नाटक में प्रेम के लिए त्याग की भावना भी हमें दिखाई देती है। तो आज हमने अपने चंद्रगुप्त नाटक को पूर्ण किया। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं जो अपनी CUT PG UGC हिंदी नेट TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और विषय यदि हिंदी है तो इन वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नया आया है या फिर जिसने हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपने नए नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।